This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, पानापुर, कड़ियात, बांगरा, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मैंने प्रेमी के धमकाने पर अपने ससुर को जहर देकर मार डाला। पुलिस कार्यालय पहुंचकर महिला ने दिया बयान। कबूलनामा के बाद पुलिस ने आरोपी महिला को किया गिरफ्तार। बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस के दस्तक ने अपराधियों का बिगाड़ा पूरा खेल। हथियार के साथ आधा दर्जन आरोपी गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर पहुंची कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, युवाओं के साथ किया संवाद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के कर्जा थाना क्षेत्र के गांव के दर्जनों लोग शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ एक महिला आई थी। वह पुलिस कर्मियों के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि उसने ही अपने प्रेमी के धमकाने पर अपने ससुर को जहर देकर मार डाला है। उसका प्रेमी अब पति की हत्या की धमकी दे रहा है। महिला ने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक से चल रहा था। प्रेमी काफी दबंग परिवार से है। वह कई बार उसको व उसके परिवार को धमकी दे चुका था। 28 दिसंबर 2024 की रात में उसने अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उसके घर पर हमला भी करवाया था। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। इसके बाद भी आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इस बीच महिला की प्रेमी ने उसे जहर ला कर दिया। उसके बाद महिला ने 23 फरवरी 2025 को खाने में जहर मिलाकर अपने ससुर को खिला दी। उसके ससुर की मौत हो गई। घटना के आरोपी महिला को अफसोस है। इसके लिए उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। सर हमको साथ वो ना धमकी बार बार हमको देता था सर, तुम अपना पति के मार दो, ना तो ससुर का मार दो, ना तो हम खुद मार देंगे। हाँ, हमको साथ बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की, हमसे पैसा भी लिया। वो हमको पति की घर लिया था वो मारने के लिए। सर तुम अपना ससुर के मार दो, हम जहर दे रहे हैं। तो हमको जहर दिया तो हम खिला दिए जहर सर। तो दिया तो आप मार दिए, कहे मार दिए? सर वो हमको बहुत सारा डराया धमकाया था सर, तुमको पति के मार देंगे, ना तो तुमको खुद मार देंगे, ना तो तुम अपना ससुर के मारोगे। किस लिए डराया था? कोई संबंध भी था क्या? जी सर था। तो अभी यहाँ आए, क्या चाहते हैं? सर उसको खिलाफ केस लड़ेंगे सर, उस पर केस करेंगे। हमको अभी पति के भी धमकी देता है मारने के लिए। क्यों ऐसा करता है वो? सर वो चोर है, गुंडा है, डाकू है, सब इसीलिए आके बार बार वैसे करता है। आपके ससुर से क्या लफड़ा था उसका? कुछ दिन पहले वो झगड़ा हुआ था। झगड़ा के कारण है मानी कि हम केस में गए, थाना पे केस किए। तो केस के जब वो लोग के पता चला से हम केस किए है, तो बाद फिर ना आके बहुत ज़्यादा ना वो लफड़ा करने लगा। लफड़ा करने के बाद ना झगड़ा उगड़ा मारा पीटी किया। हमको ससुर के भी मारा, हमको पति के भी मारा होगा। तो बाद ना उकेगा हमको धमकाने लगा से तुमको भी मार देंगे। तो बाद ना वो लड़का के ना हमको जहर दिया से तू ना अब तुमको मारेंगे, ना तो तुमको पति के मारेंगे, ना तो खुद अपना ससुर। आपकी बातचीत उससे होता था? बातचीत होता था आपको? आप कैसे उसके फेर में पड़ गई? दिया था। आपको मोबाइल दिया था? जी। अच्छा, उसी मोबाइल से बातचीत होता था? बाद हम नहीं बात करना चाहते थे ना, मोबाइल फोड़ दिए, झगड़ा झुगड़ी हुआ था। तो बाद ना वो फिर ऐसा कांड करने के लिए वो शुरू हो गया नहीं, देखिए आत्मसमर्पण ये कर्जा का मामला है। कर्जा
की महिला थी, हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले उसके ससुर ने जहर खाया था या किसी ने जहर दिया था, तो यह भी संदेहास्पद है। लेकिन वो कल आई थी मिलने, अपने पूर्व मुखिया के साथ मिलने आई थी और उसने बताया भी था कि हम अपने ससुर को जहर दे दिए थे किसी राणा पासवान के कहने पर। लेकिन अब कोई पहले से भी संदेहास्पद चला आ रहा था, इसलिए हम लोगों ने खूब अच्छे ढंग से उसका सब कुछ उसके साथ हम लोगों ने वार्ता किया, उसको समझाया कि किसी के दबाव में तुम ऐसा बोल रही हो, क्योंकि जिस दिन घटना हुई थी उस दिन तो उसने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन लगता है कि एक षड्यंत्र के तहत वो ऐसा कर रही है। फिर भी जब वो स्वयं बता रही है कि मैंने राणा पासवान के कहने पर, राणा पासवान के बताने पर मैंने जहर दिया था, तो जब स्वयं ही ये सारा चीज़ एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग उसको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। प्रेमी जो है वो फरार है या उसकी गिरफ्तारी? हाँ, नहीं, प्रेमी फरार है, राणा पासवान जो उसका प्रेमी है। रीजन क्या रहा सर? रीज़न था कि वो जो प्रेमी था वो प्रेमिका से मिलने अक्सर यहाँ जाया करता था, और जब इसने 8-25 केस जो 5 जनवरी को दर्ज कराया था उसमें बताया था कि राणा पासवान हमको प्रेशराइज करता है, बोलता है कि तुम्हारे पति की या तुम्हारे ससुर की हत्या कर देंगे। तो उसके बाद से उसका जो ससुर था वो काफ़ी दुखी रहता था, और लगता है कि इसी घटना कि इसके कांड दर्ज करने की घटना से दुष्प्रेरित होकर उसने स्वयं आत्महत्या किया, या फिर राणा पासवान ने जहर लाकर दिया, या फिर किसी दूसरे प्रेमी ने भी कि सोचा होगा कि इसके माध्यम से जहर दे देते हैं या उसने जहर दे दिया। बिल्कुल जब तक सुपरविजन नहीं हो जाता है तब तक इस कांड के बारे में स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता। जल्द ही बहू को गिरफ्तार किया गया। बहू को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में हत्या और डकैती जैसी घटना को अंजाम देने से पहले पुलिस ने अपराधियों का पूरा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने आधा दर्जन अपराधी को हथियार के साथ दबोच कर कई मामलों का खुलासा किया है। दरअसल मोतीपुर पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि भड़कू रनवा पुल के पास स्कॉर्पियो से आधा दर्जन की संख्या में अपराधी हथियार से लैस होकर पहुंचे हैं और हत्या जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। तभी पुलिस ने वहां दस्तक देकर अपराधियों का पूरा खेल बिगाड़ दिया। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान काटी थाना क्षेत्र के कोठिया निवासी अजीत कुमार, इसी गांव के अभिषेक कुमार, पप्पू कुमार, काटे बिशनपुर सुमेर के ऋतिक मिश्रा उर्फ टिंकू, मीनापुर थाना क्षेत्र के अली नेउरा निवासी सोनराज और पश्चिम बंगाल के लक्ष्मण विश्वास के रूप में हुई है। पुलिस ने इन सभी के पास से एक स्कॉर्पियो, एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और आधा दर्जन जिंदा कारतूस बरामद किया है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि गिरफ्तार कई अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। यह सभी किसी की हत्या के प्लानिंग में थे, जिस पर पुलिस ने पानी फेर दिया है। ये 21/3/25 की घटना है, और जब सशस्त्र बल मोतीपुर थाने का सशस्त्र बल जो गश्ती दल था वो अपना गश्ती करने के दौरान में मोतीपुर के पास ही भुड़कुड़वा पुल है, भुड़कुड़वा पुल के पास इन लोगों को एक स्कॉर्पियो गाड़ी को हाथ दिया गया, क्योंकि वो तो वाहन चेकिंग होती है। वाहन चेकिंग के दौरान ये लोग उसमें से भागने की कोशिश किए, तब तक धीरेन्द्र था, राजन पांडे जी थे जो थानाध्यक्ष, और उमा शंकर, ये सारे लोग अपने सशस्त्र बल के साथ इन लोगों को कैच कर लिए। कैच करने के बाद से इन लोगों को ये आगे अपने गिरफ्त में लिया गया सबको, और सबके पास तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान एक व्यक्ति के पास 765 mm का पिस्टल था, एक के पास देसी कट्टा था, और एक लक्ष्मण विश्वास है उसके पॉकेट से एक कारतूस मिला। फिर बाद में थाने में पूछताछ के दौरान सब लोगों ने बताया, अपना शिनाख्त की गई, और ये स्कॉर्पियो गाड़ी है BR06 PC 1419, जो कि मीनापुर की गाड़ी है, नेउरा की गाड़ी है। अभी इसका सत्यापन ठीक से नहीं हो पाया है, लेकिन जो चालक था स्वर्णराज, उसने स्पष्ट किया है कि ये नेउरा मीनापुर का रहने वाला है, और मालिक का नाम नहीं बता रहा था। ऐसा लग रहा है कि कहीं स्वर्णराज स्वयं ही मालिक हो, लेकिन इसका अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से अजीत कुमार और ऋतिक रंजन उर्फ ऋषि मिश्रा उर्फ ऋषि कुमार,
इसका बहुत सारा नाम है, नाम बदल बदल के। ये आपके मुजफ्फरपुर का ये अजीत कुमार और ये ऋतिक रंजन उर्फ ऋषि मिश्रा, ये दोनों काफ़ी मनबढ़ू किस्म के बदमाश हैं। इन पर 3-4 आम केस है आर्म्स एक्ट में, और ये लोग अभी भी हाल फिलहाल में काटी में भी ये दोनों का नाम आया था एक कांड में। ये कोठिया के रहने वाले हैं, दोनों कोठिया के रहने वाले हैं। इनके साथ साथ कोठिया के ही पप्पू कुमार, अभिषेक कुमार भी कोठिया ही इनका घर है। तो इस तरह से लग रहा है कि अजीत कुमार, जो कि अजीत और ऋतिक रंजन के ही नेतृत्व में ये बाकी सारे लोग थे। इसमें एक नाम, आश्चर्यजनक नाम आया है लक्ष्मण विश्वास का, जो कूच बिहार के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल कूच बिहार। अब ये इनके बारे में पता किया गया तो अजीत कुमार और जो ऋषि मिश्रा हैं, ये लोग कांड करके पंजाब चले गए थे छुपने के लिए, और पंजाब में ही लक्ष्मण विश्वास से इन लोगों की भेंट हुई थी। और लक्ष्मण विश्वास अजीत कुमार, ऋतिक मिश्रा और जो लोकल 2 लोगों को लेकर, पप्पू और अभिषेक जो कोठिया के रहने वाले हैं, इनको लेकर के स्वर्णराज से भाड़े पर गाड़ी लेकर के ये लोग हुड़कुड़वा पुल के ही आगे एक सालिमपुर जगह है, सालिमपुर में ये लोग एक घटना को अंजाम दे रहे थे। कुछ ये लोग बता रहे थे कि अंजाम देने वाले थे, एक 35 लाख का कोई मैटर था, 35 लाख ले लिया था और ज़मीन नहीं लिख रहा था। तो उसके घर में या तो ये लोग उसकी हत्या करते, या उस घर में डकैती करते, या उस घर के सामान को तितर बितर करते, या वहाँ से कुछ लोगों को अगवा करते। करने का मतलब कि जब घटना ही नहीं घटी तो ये नहीं कहा जा सकता है कि ये क्या करते, लेकिन इनका इंटेंशन था वहाँ पर जा कर के, सालिमपुर में जा कर के किसी की हत्या करना या उसके घर को लूटना। सर क्या अपने कैसे टारगेट करते थे, प्लानिंग क्या था? ये प्लानिंग यही था कि ये लोग चूँकि पंजाब से ही मन बना के आए थे, अजीत कुमार और लक्ष्मण विश्वास और ऋतिक रंजन, ये 3 लोग प्लानिंग करके आए थे कि वहाँ करना है, मोतीपुर थाना अंतर्गत ये बड़ा सा कांड को अंजाम देना है, जिसमें कि कोठिया के पप्पू, अभिषेक और वाहन मालिक कह सकते हैं या वाहन चालक, अभी तक तो वाहन चालक ही हम लोग स्वर्णराज, ये 3 लोग मिल करके, ये 3 और बाकी जो मुख्य 3 लोग हैं, ये 6 लोग मिलकर किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। सर क्या क्या बरामद हुआ है पास? ये बरामद हुआ है, अजीत कुमार के पास से पिस्टल बरामद हुआ है, देसी पिस्टल 7.65 mm का, और पिस्टल में ही 4 राउंड गोली भी लोड था। ये जो ऋषि कुमार है उर्फ ऋतिक मिश्रा या ऋतिक रंजन, तो इसके पास एक देसी कट्टा था और एक कारतूस लोड था। इस गिरोह को सर ऑपरेट कौन कर रहा था? इसको दोनों ही, इसके नेतृत्वकर्ता 2 लोग हैं, अजीत कुमार और ऋतिक रंजन, जो कि उन्होंने पहले से भी ये सातिर अपराधी हैं। इस सब का इतिहास खंगाला जा। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी सचिंद्र सिंह की बड़ी बेटी फैंसी की शादी वर्ष 2022 में वैशाली थाना क्षेत्र के महुआ गांव के निवासी एक युवक से हुई थी। शादी के बाद फैंसी को पता चला कि उसका पति मंदबुद्धि है, और जिसके बाद वह अपने मायके लौट आई और वहीं रहने लगी। इसी बीच मनियारी थाना क्षेत्र के मनीषा पंचायत के मयंक से उसकी जान पहचान सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए हुई। कुछ दिनों में ही दोस्ती प्यार में तब्दील हो गया था। मयंक अक्सर फैंसी से मिलने उसके गांव आता था। इसी दौरान में कल रात भी मयंक फैंसी से मिलने उसके घर आया था और दोनों चोरी छिपे बातचीत कर रहे थे। इसी बीच वह मिलने पहुंचा और घर वालों को इसकी भनक लग गई। फैंसी के पिता सचिंद्र सिंह ने दोनों को पकड़ लिया और मयंक की पहले जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद शोरगुल सुनकर ग्रामीण भी मौके पर एकत्रित हो गए और मयंक के परिवार को फोन कर गांव में बुलाया गया, जिसके बाद से काफी वाद विवाद के बाद लड़की के परिजन और ग्रामीण ने यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों की शादी करवा दी जाए, और इसके बाद फैंसी के घर पर ही हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करवा दी गई। हाँ, ये कल रात की घटना है। रात में बरियारपुर थाना अंतर्गत एक लक्ष्मीपुर गांव है, वहाँ से 112 पे सूचना आई कि ये कोई दूसरा ही लड़का लड़की पक्ष से इतर किसी ने सूचना दी थी कि यहाँ पर काफ़ी हो हल्ला हंगामा हो रहा है, 2 पक्ष में आपस में भयानक लड़ाई हो रही है। 112 की टीम गई थी, जिसमें कि जो उसके पदाधिकारी थे उन्होंने बताया कि सर लड़का लड़की का मामला था, और लड़का मयंक जो कि मनियारी थाना क्षेत्र का था, जो कि चला आया था लड़की के घर लक्ष्मीपुर चला आया था। लड़के को लोगों ने बंधक बना लिया था, लेकिन जब तक 112 की
गाड़ी गई तो दोनों पक्ष तब तक रजामंदी हो गई थी, दोनों पक्षों ने सहमत होते हुए 112 की गाड़ी को वापस कर दिया। और जैसा बाद में सुनने में आया कि वहीं पर दोनों पक्ष राजी हो गया, दोनों की शादी करा दी गई और दोनों राजी खुशी से अपने अपने घर लौट गए। थाना में कोई आवेदन नहीं दिया? थाना में कोई आवेदन नहीं गया है। थाना 112 की गाड़ी गई थी जिसको कि दोनों पक्षों ने मिलकर सर हम लोग आपस में रजामंदी हो गई है, आप लोग वापस जा सकते हैं। मुजफ्फरपुर में अपने बहन के घर जा रहे एक युवक को भीड़ ने भैंस चोरी के आरोप में पकड़कर पीट कर हत्या कर दी थी। इसको लेकर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सैनी शनिवार को मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एसएसपी से मिलने के बाद कहा कि उनकी ओर से आश्वासन मिला है कि जो भी इसमें शामिल होंगे उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। मुकेश सैनी ने कहा कि इस राज्य में अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और इनको सरकार और पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि सरकार आईसीयू में जा चुका है और प्रशासन राज्य है और प्रशासन के प्रति लोगों का भय डर नहीं है। इस सरकार में अपराधियों का प्रशासन का भय नहीं है। हमने एसएसपी से मांग की है कि जल्द से जल्द इस घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए। देखिए, कल एक वीडियो आप सब ने देखा होगा, परसों तरसों शाम में ही एक घटना हुआ था जिसमें आप देखते होंगे वीडियो में एक व्यक्ति को लोगों ने पीट कर हत्या कर दिया गया और हम लोग को लग रहा था कि दूसरे तरीके से है घटना हुआ है। तो राज्य में लोगों को जो है ना मनोबल बढ़ चुका है और अपराधी जो भी है वो लोगों का मनोबल एकदम हाई है। पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति थोड़ा सा भी डर भय नहीं है, क्योंकि सरकार जो है वो एक हिसाब से आईसीयू में जा चुका है और प्रशासन का राज है, तो प्रशासन के प्रति भय नहीं है पूरे राज्य में। और इस तरीके से लोग है ना कानून अपने हाथ में लेकर और घटने का अंजाम दे दिया जाता है। तो इस तरीके से घटने पर जब तक प्रशासन, सरकार या समाज के लोग एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये घटना फिर आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग एसएसपी महोदय से मिले हैं कि इस घटना ऑलरेडी इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो ऑलरेडी जारी हो चुका है। जो लोग उसमें शामिल है, जिन लोगों ने अपराध किया उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सारे लोगों को जल्द से जल्द अरेस्टिंग हो, ताकि पूरे राज्य में इस तरीके से मैसेज आएगा कि किसी बेसहारा व्यक्ति को कोई सुनसान जगह पे अकेले मिल जाए और उसको इस तरीके से हत्या न कर दी जाए। तो एक जगह अगर इस तरीके से अपराध करने वाले लोगों को, अपराध वाले लोगों को अगर सज़ा होता है तो पूरे राज्य में इसका संदेश अच्छा जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे आए और हमें पूरा विश्वास है कि एसएसपी महोदय इस पे संज्ञान ले रहे हैं। ऑलरेडी एक को गिरफ्तारी हुआ है, लेकिन उसमें 15-17 लोग हैं। सारे लोगों को गिरफ्तारी हो और जल्द उसके ऊपर फास्ट ट्रैक रखकर और जल्द से जल्द सबको सज़ा दिया जाए। तो इसके ऊपर हम उम्मीद करते हैं और आश्वासन भी मिला है कि शीघ्र ही सबको अरेस्टिंग करके सबको सज़ा दिलाएंगे। अभी हम पीड़ित परिवार से भी जा रहे हैं मिलने के लिए और इस पर हमारी पार्टी, हमारे लोग मजबूती इस पर नज़र बना के रखी हुई है और सबको हम लोग सज़ा दिलाएंगे। जो लोग भी अपराध में शामिल है, जो लोगों ने उनको हत्या किया, सबको सज़ा मिलेगा। सर, एक वीडियो वायरल नीतीश कुमार जी का आया है जिसमें राष्ट्रगान के समय वो अचेत अवस्था में। तो यही हमने कहा ना कि सरकार जो है कोमा में जा चुका है, सरकार जो है स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है। आप देख रहे हैं कि नीतीश जी का तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब है, उसके बाद भी बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना है। तो और बिहार में जब मुख्यमंत्री इस तरीके से बने रह रहे हैं तो निश्चित तौर पे बिहार में जो काम होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हो या विकास का काम हो, तमाम राज्य सरकार का जो काम है वो सही से काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करता हूं कि तबीयत पहले स्वस्थ हो जाइए, नहीं जब तक सरकार आप ही चलाइए, आप ही के लोग चलाएंगे। बहुत सारे लोग हैं आपके इधर और वो लोग सरकार चलाए, राज्य का जनता आपके कारण परेशान ना हो। आपको क्या फर्क गिरता है, आपको कुर्सी छोड़ने में क्या दिक्कत है? 20 साल से तो आपको बिहार की जनता ने कुर्सी दिया ही ना। अभी आप शरीर से अस्वस्थ है, इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कुर्सी छोड़ दीजिए, बाकी लोगों को चलाने दीजिए, तब इस तरीके से घटना नहीं होगा। अगर इस तबीयत खराब है और उसके बाद भी कुर्सी पर बैठ रहे हैं और सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो राज्य में इस तरीके से घटना बढ़ेगा और जिसका लेके लोगों का हत्या हो रहा है, तमाम ऐसी चीज़ हो रहा है। देखिए, परसों देश के राज्य गृह मंत्री के परिवार में लोगों को हत्या हो गया है। अभी कल देखिए जल संसाधन शक्ति राज्य मंत्री बेगूसराय में राजभूषण चौधरी जी के परिवार में हत्या हो गया है। तो कहीं ना कहीं मनोबल हाई हो चुका है अपराधी का और पुलिस के प्रति, सरकार के प्रति कोई जवाबदेही नहीं। इसके लिए इस तरीके से घटना बढ़ रहा है। तो मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि वो कुर्सी छोड़े और दूसरे को दे, ताकि आने वाला समय में वो सही से राज्य का भला हो सके।
कांग्रेस पार्टी की युवा इकाई और एनएसयूआई के संयुक्त तत्वाधान में 16 मार्च को शुरू हुए पलायन रोको नौकरी दो यात्रा 7वें दिन बिहार दिवस के अवसर पर मुजफ्फरपुर में शुरुआत हुआ। काटू क्षेत्र के दादर कोहलुआ स्थित विश्राम स्थल से यात्रा की शुरुआत होने से पहले जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने झंडोत्तोलन किया। यात्रा में एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रभारी यूथ लीडर डॉक्टर कन्हैया कुमार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में नौजवान, महिलाएं, कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा मेडिकल ओवरब्रिज होते हुए 0 माइल बालू घाट अखाड़ा घाट होते हुए आगे बढ़ी। इस दौरान जगह जगह कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं के अलावा कई सामाजिक संगठन और कन्हैया कुमार के समर्थकों ने यात्रा का जोरदार स्वागत किया। हाथों में तिरंगा झंडा और पार्टी का झंडा लेकर चल रहे यात्रियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते रहे। अखाड़ा घाट के समीप कन्हैया कुमार को जेसीबी से माला पहनाया गया। यात्रा में ढोल, नगारा और घोड़ा लेकर लोग शामिल हुए। अखाड़ा घाट में ही कांग्रेस के सीनियर यूथ लीडर कृपाशंकर शाही के नेतृत्व में चाय स्टॉपेज पॉइंट पर कन्हैया कुमार रुके। यहाँ कृपाशंकर शाही ने महात्मा गांधी की तस्वीर कन्हैया कुमार को भेंट दिया। इस दौरान कांग्रेस के बिहार प्रदेश के कई नेता, जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल, पूर्व सांसद अजय निषाद, नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ हजारों की संख्या में बिहार के युवा पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा में शामिल रहे। पूरा बिहार जो है लगातार फैला गया है, असल मुद्दों से उन्हें भटकाया गया है। आज के तारीख में बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और पलायन है, जिसको कन्हैया कुमार हमारे आदरणीय नेता ने उठाया है और तमाम बिहार का युवा और नौजवान उनके पीछे, उनके ऊपर आस लगाए बैठा है और सब उनके साथ घूम रहा है, आप देख रहे हैं। तो उसी यात्रा के क्रम में आज मुजफ्फरपुर में हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं, हमारे नेता आदरणीय कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में। काफी युवा दिख रहा है। बिल्कुल, युवाओं की बात है तो युवा तो दिखेंगे। राष्ट्रीय जनता दल मुजफ्फरपुर के नेतृत्व में महागठबंधन ने राष्ट्रीय गान के अपमान को मुद्दा बनाते हुए शनिवार को एक विशाल आक्रोश मार्च का आयोजन किया। यह मार्च जिला राजद कार्यालय से शुरू हुआ और सरैयागंज टावर तक पहुंचा। वहां महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ राजद कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। महागठबंधन के नेताओं, कार्यकर्ताओं और राजद के सैकड़ों समर्थकों की उपस्थिति रही। विरोध मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इन मामले में तत्काल इस्तीफे की मांग की। राजद जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता ने कहा, राष्ट्रगान हमारे राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है। इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या अपमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि आज जो बिहार की स्थिति है कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, जो अचेत मुख्यमंत्री हैं, जो मतलब देश में जो देश का जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान का वो अपमान कर रहे हैं। और जो वीडियो वायरल है, आपने देखा कि सरकारी कार्यक्रमों में किस तरह से अचेत मुख्यमंत्री इशारा कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो ये देश का अपमान है और ये राष्ट्रगान का जो अपमान उन्होंने किया मुख्यमंत्री ने, अचेत मुख्यमंत्री ने, ये पूरा देश को शर्मसार करने का काम किया है। आज महागठबंधन की ओर से मुजफ्फरपुर में और सभी जिला में हम लोगों ने ये जुलूस निकाल कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करने का कार्यक्रम किया है कि अचेत मुख्यमंत्री इस्तीफा दो। और ये जब आंदोलन हम लोगों का जारी रहेगा कि जिस तरह से गरीबों के, सामाजिक और जो लोगों के साथ जो और देश के लोगों के साथ जो इन्होंने जो घिनौना काम करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया है, ऐसे मुख्यमंत्री को एक पल भी पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और ये जो भाजपा जदयू के लोग हैं, इन लोगों को तो देश के हित में मुख्यमंत्री से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा अचेत मुख्यमंत्री और बिहार में जिस तरह से डकैती, बलात्कार, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, पूरा भ्रष्टाचार में बिहार डूबा हुआ है। ऐसे मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से तत्काल रूप से इस्तीफा देना चाहिए। जी, आज हम सब महागठबंधन सरकार की तरफ से हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री जी ने जो राष्ट्रगान का अपमान किया है और जो उनकी व्यवस्था है, जो उनका मानसिक संतुलन है जो कि बिगड़ा हुआ है, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि पिछले टाइम में भी उन्होंने सदन में कहने का काम किया कि 2005 से पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी। तो ये जो महिलाओं के प्रति जिस महिलाओं ने उनको इस पद से सम्मानित किया, उन महिलाओं को उन्होंने अपमानित करने का जो काम किया है, तो हम कहना चाहते हैं कि उनकी मेंटल स्थिति जो है ठीक नहीं है, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम जैसे देख सकते हैं सदन में ये कोई 1-2 बार की बात नहीं है, कभी वो अपने मंत्रियों को गले लगा लेते हैं,
तभी वो अपने मंत्रियों के ब्रेसलेट से खेलने लगते हैं सदन में। तो ऐसे मुख्यमंत्री को बिहार की कोई ज़रूरत नहीं है। तब से पूरे बिहार में जिला मुख्यालय पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो राष्ट्रगान का अपमान किया गया है उसके विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं और पुतला दहन के माध्यम से मांग करते हैं कि उनको अब मुख्यमंत्री बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, उनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और बिहार में अभी राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। आज सूबे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के अगुवाई में महागठबंधन का पुतला दहन कार्यक्रम महागठबंधन के द्वारा नीतीश कुमार जी का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा गया था। ये राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार जी ने एक सरकारी कार्यक्रम में जाकर राष्ट्रगान का अपमान करने का काम उन्होंने किया, जिसका प्रतिरोध आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में करने का काम किया और उन लोगों से कहा गया जो आरएसएस के बीजेपी के जो लोग हैं जो देश का प्रेम दिखाने का काम करते, आज किसी का मुंह नहीं खुल रहा है जो राष्ट्रगान का अपमान हुआ है। ये अचेत मुख्यमंत्री है, ये बेहोश मुख्यमंत्री है, इनको पद से अभी अविलंब इस्तीफा देना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते कि सोमवार के दिन पुनः हमारे नेता और महागठबंधन के साथी जो भी हैं विधानसभा नहीं चलने दिया जाएगा, क्योंकि राष्ट्र का अपमान हुआ है। ये लोग जब दिल्ली में बैठते हैं तो भारत माता की जय की नारा लगाते हैं, जन गण मन का नारा लगाते हैं। आज कहाँ है प्रधानमंत्री? सत्ता का सुख भोगने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐसे मुख्यमंत्री पर कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया है। यही हम लोग देखे, सारा देश देखा। आज अगर विपक्ष के लोग ऐसा काम कर दिए होते तो आज देश में तहलका मचा हुआ होता, लेकिन कोई गोदी मीडिया इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, कोई डिबेट करने के लिए तैयार नहीं। ये अपने आप में छोटा सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जो 20 वर्षों के थके हारे मुख्यमंत्री राष्ट्रगान के तरफ उनके बार बार उनके जो प्रधान सचिव दीपक कुमार उनको इशारा कर रहे थे कि आप सावधान के मुद्रा में खड़ा होइए, लेकिन वो हंस रहे थे और बीच में ही राष्ट्रगान का अपमान करके छोड़ के चले भी गए। आप देखें उनके बॉडी लैंग्वेज के, उनको तमाम चीज़ों के, इससे बड़ा राष्ट्रगान का क्या अपमान होगा। सही लोग कहता है ये बीमार मुख्यमंत्री हैं, इनको अविलंब राज्य हित में देश हित में इस्तीफा कर देना चाहिए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डन न्यूज़। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chalk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। मुजफ्फरपुर में बिहार दिवस समारोह की शुरुआत शनिवार प्रभात फेरी के साथ शुरू हुई। उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम के नेतृत्व में अधिकारियों, स्कूली बच्चों व आम नागरिकों की भागीदारी के साथ प्रभात फेरी से बिहार दिवस का आगाज किया गया, जो शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम से होकर इमली चट्टी स्टेशन रोड सदर अस्पताल होते हुए समाहरणालय तक पहुंचा। भारत मां नमन स्थल पर उप विकास आयुक्त सहित सभी अधिकारियों ने भारत मां के चरणों में शीश झुकाया तथा माल्यार्पण की। भारत माता पार्क परिसर में उप विकास आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने उपमुक्त गगन में गुब्बारा का गुच्छा छोड़ एवं जिले की शांति, समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर शहीद खुदीराम बोस स्टेडियम में स्कूली बच्चों का स्लो साइकिल रेस का आयोजन किया गया। बिहार दिवस आज मनाया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम? बिहार दिवस 2025 में अभी प्रभात फेरी से हम लोगों ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बच्चों लगभग 800 स्कूली बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया था। अभी स्लो साइकिल रेस होगा, उसके बाद शाम में 5 बजे बिहार दिवस के कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन होगा
जिसके बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे। दिनांक 23 अर्थात कल भी बिहार दिवस के अवसर पर कई सारे कॉम्पिटिशन्स इत्यादि जो है किए जाएंगे आयोजित। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बच्चों का आयोजित होगा और दिनांक 24 को इसका विधिवत समापन होगा। मुजफ्फरपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने शनिवार को सिकंदरपुर निवासी चंद्रकिशोर प्राशर ने रेलवे प्रशासन के खिलाफ एक याचिका दायर करवाया है। इस मामले में मंडल रेल प्रबंधक विवेक भूषण सूद, महाप्रबंधक छत्रपाल सिंह, स्टेशन अधीक्षक अखिलेश कुमार, क्षेत्र अधीक्षक रविशंकर महतो और सहायक अभियंता कमलेश पाठक को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इस अधिकारियों ने साजिश रचकर योजनाबद्ध तरीके से मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित 2 मंदिरों, कुली मंदिर और दुर्गा मंदिर को तोड़ दिया। इसके साथ ही मंदिर में रखी अष्टधातु की मूर्ति और गहनों की चोरी का भी आरोप लगाया गया है। इस मामले की सुनवाई 2 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है शिव परिवार का और दुर्गा एवं पंचमुखी ये हनुमान जी का। इस मंदिर को, इन दोनों मंदिरों को विगत दिनों बिना किसी औपचारिकता को पूरा किए हुए विधि विरुद्ध ढंग से 10 मार्च की रात को, अंधेरी रात को बड़े बड़े मशीन और बहुत सारे पुलिस बल को लगा करके तोड़वा दिया गया। मूर्तियों को भी चकनाचूर कर दिया गया। अष्टधातु की जो मूर्ति थी उसकी चोरी कर ली गई और देवी देवताओं के जो गहने थे, जो बर्तन थे, वो सब लूट लिए गए। इस विषय को लेकर हम लोग जो हिंदू संगठन के प्रतिनिधि हैं वो 17 मार्च को हम लोग वहाँ के स्थानीय रेल प्रशासन से मिलने गए। उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और हम लोगों से बात करने से इनकार कर दिया। तब जाकर आज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के न्यायालय में हम लोगों ने एक परिवाद दायर किया है इन रेल पदाधिकारियों के विरोध में, जिसमें हमने पूर्व मध्य रेलवे के जो महाप्रबंधक हैं और रेल मंडल प्रबंधक हैं, स्टेशन अधीक्षक हैं, एरिया ऑफिसर हैं और सहायक अभियंता हैं, इन 5 लोगों पर आपराधिक परिवाद हमने दायर किया है, जिसे माननीय न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और इसकी अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होने वाली है। इसमें अगर हम लोगों ने सिद्ध कर दिया तो इसमें कम से कम 2 वर्ष की सज़ा इन पदाधिकारियों को होगी, अधिक से अधिक 3 वर्ष की सज़ा और आर्थिक दंड भी दी जा सकती है। इसके अलावा हमारा जो ये दूसरा चरण चल रहा है आंदोलन का, इस क्रम में अगले सप्ताह में हम एक रीट माननीय उच्च न्यायालय पटना में भी फाइल करेंगे। ये मंदिर को जो ध्वस्त किया गया है उसके तहत आज परिवाद पत्र दाखिल किया गया है, जिसका नंबर है 1489-25, जिसकी अगली सुनवाई 2/4/25 को रखी गई है। और इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 111, 208, 209, 61 BNS है और पूर्व की जो धाराएं थी, जो पहले जो धारा थी उसके तहत 295, 295A, 296, 120B के तहत इसमें हुआ है। मैक्सिमम सज़ा इसमें 3 साल की है और मिनिमम सज़ा 2 साल की इसमें मामला बनता है कि बिना किसी के धार्मिक स्थल को तहस नहस कर देना बगैर किसी स्वीकृति के या बगैर किसी कोई सूचना दे हुए या बगैर कोई कारण बताए हुए अगर ध्वस्त कर दिया जाता है जिससे उस व्यक्ति की धार्मिक भावना जुड़ी हुई है तो ये धारा उस पर लगती है। और उन्होंने जानबूझकर एक धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया है और धार्मिक स्थल को तहस नहस कर दिया है और जो मूर्तियां थी अष्टधातु की उसको उन्होंने चुरा लिया है, गायब कर दिया है। इन्हीं सब धाराओं पर यह केस कायम है। और शनिवार को मुजफ्फरपुर के पानापुर करियात स्थित सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 और 7 के बच्चों का बॉडी मास इंडेक्स, हाइट, वेट, दौड़ने की क्षमता, खड़े होकर लंबी कूद सहित अन्य का आयोजन किया गया। टेस्ट के माध्यम से बच्चों का व्यक्तिगत रुचि किस खेल विद्या में है यह भी जानकारी ली गई, ताकि अन्य सत्र 2025-26 में उनके रुचि अनुसार उनको प्रशिक्षित किया जा सके। बच्चे लिखित परीक्षा के समान ही इस परीक्षा को महत्व देते हुए उत्साहित होकर बेहतर परिणाम के लिए प्रयास करते दिखे। परीक्षा के सुचारू संचालन में विद्यालय के खेल शिक्षक अविनाश कुमार के साथ सोनू कुमार व अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं का योगदान रहा। So there are several reasons because we have come to school today, because today physical health education was held in our school that helps to gain us the knowledge of physical activities, and it also helps to improve our physical activities and gaining It
helps knowledge of gaining different sports, and as we learn that how to throw balls and shot put and many other things. How did your teacher cooperate? So our teacher cooperate us in many ways, like they introduce us many games, and we understand that how to throw the stick in javelin throw and many other things. In which game you have more interest? In shot put I have most of the interest, and I also prepared for it at my free time. Do you want to choose games and sport as your career? We can't decide our future. As because it can be changed in future and also helps to. आज हमारे विद्यालय में शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारे गेम्स हुए। इसमें शिक्षकों का क्या सहयोग रहा? इसमें शिक्षकों का सहयोग रहा कि उन्होंने हमें उस गेम के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी और उस गेम को कैसे सही ढंग से खेलना है ये सारी क्लियरली तरीके हमें बताए। आपको कौन कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है? मुझे तो ज़्यादातर बैडमिंटन पसंद है। आज जो फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट हुआ, आज जो बॉलिंग टेस्ट हुआ, वो सारे गेम भी हमारे लिए बहुत लाभदायक है। क्या आप खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहती हैं? पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी करियर बनाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छा है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का आपके लिए क्या महत्व है? पढ़ाई के साथ खेलकूद भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक। हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, खून का संचार करता है और भी बहुत सारी लाभदायक कार्य करता है। जी, हमारे विद्यालय में आज कुछ शारीरिक संबंधित गेम्स कराए गए हैं। इसमें शिक्षकों का क्या सहयोग रहा? इसमें शिक्षकों को बहुत सहयोग रहा। वो शिक्षक हमें ये बता रहे थे कि इस गेम में कैसे खेला जा सकता है, इसमें कैसे अच्छे से खेल के हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको कौन कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है? हमें बहुत सारे गेम पसंद है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा वॉलीबॉल रेस पसंद है। रेस से हम ओलंपिक में जाकर मेडल जीत सकते हैं भारत के लिए। क्या आप खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहती हैं? हाँ, हम अपने खेलकूद में करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ हम खेलकूद में अपना भविष्य बना के आगे बढ़ सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का आपके लिए क्या महत्व है? पढ़ाई के साथ हमारे खेलकूद में बहुत महत्व है, क्योंकि खेलकूद से हमारे शारीरिक और मानसिक तरीके से हम अच्छे रहते हैं और हम ओबेसिटी घटा सकते हैं। आज हमारे विद्यालय में कुछ शारीरिक संबंधित खेल हुए, जिनमें हमें बताया गया कि हमें इस खेल को कैसे खेलना है और हमारी शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ये बहुत लाभदायक था। इसमें शिक्षकों का क्या सहयोग रहा? इसमें शिक्षकों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने हमें बताया कि हम इस गेम को और कितने अच्छे से खेल सकते हैं और इनके बारे में बताया। आपको कौन कौन सा गेम ज़्यादा पसंद है? हमें बैडमिंटन, क्रिकेट, शॉटपुट, डिस्कस थ्रो आदि गेम बहुत अच्छे लगते हैं। क्या आप खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहती हैं? हाँ, हम खेलकूद में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आज के ज़माने में हमारे लिए जितना पढ़ाई इंपॉर्टेंट है उतना खेलकूद भी इम्पोर्टेंट है। आज के ज़माने में से आप जानते हैं लड़कियाँ इतना खेलकूद में करियर बनाती है, तो हम भी बना सकते हैं। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का आपके लिए क्या महत्व है? पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद का हमारे लिए ये महत्व है कि ये हमारे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छा बनाता है, और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारा जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने में और ओबेसिटी को कम करने में बहुत मदद करता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.